नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक और सुखद समाचार इस प्रयास में, भारतीय माहौल लाने के प्रयास में, जो कि भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम से ये लगातार निवेदन कर रहा है, कोशिश कर रहा है, समझा रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर के जो समर्थक हैं वो भी अपने नेतृत्व को जवाब दे रहे हैं कि हमको जो हमारा जो बड़ा समाज है, भारतीय समाज, हम उसके अंग हैं और हम जो है विखंडित रह करके यानी वो जीवन जीने के पक्ष में हम नहीं हैं। ये बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए और उनके लिए जो कि विखंडित अवधारणा में जो है वो माने जीने यानी विखंडित अवधारणा में व्यवहार करने की, रहने की जो एक सुनियोजित कोशिश जो भारत के अंदर जो विखंडनकारी ताकतें हैं, विभाजनकारी ताकतें हैं, उनके द्वारा जो चलाई जा रही हैं उनको शिकस्त देने के लिए और उनको माकूल जवाब देने के लिए भारतीय एकता के माहौल में वो शनै शनै धीरे धीरे आ रही हैं और गति उसकी और अपेक्षित और तेज करनी होगी। ये भारतीय अवाम ताकत दल अच्छी तरह जानता है। दूसरा कि अब हमारा जो पैर की जो समस्या है वो दूर होने वाली है और हम आप सभी के बीच में आएंगे और एकता का, भारतीय एकता का, भारतीय भाईचारा का, भारतीय सद्भाव का वो संदेश लेके आएंगे और सभी को एक करना है। पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये करना है, लेकिन कम से कम ये शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में अभी इसकी प्राथमिकता है और वो संदेश लेकर के वो आना है और सबको एक साथ रहना है और सारी जो दीवारें हैं या सामुदायिक, सांप्रदायिक, जातीय और ये सारी दीवारों को, बाधाओं को तोड़ करके हम सभी भारतीय हैं इस भावना से और उस भावना को संचार करने के लिए, लाने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल आप लोगों के बीच में जल्द ही आ रहा है। देखिए, कुछ लोग मजाक उड़ाने के लिए ये कह सकते हैं कि इनके पास तो एकता के अलावा कुछ है ही नहीं, भारतीयता के अलावा कुछ नहीं है।
उनको बताने के लिए हमारे सभी भारतीय भाई बहन ये मानसिक रूप से तैयार हैं कि इस समय देश की या किसी प्रदेश की ये सबसे बड़ी समस्या है बिखराव। जबकि हमारे अमर शहीदों ने, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू इत्यादि जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत हम सभी को, आपको, इस देश को आज़ादी मिली है। ये सभी लोग, सभी हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम जान ले। और जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने प्राण सहित सर्वस्व, भारत माता की सर्वस्व, और वो भी सहर्ष खुशी खुशी भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर किया, हंसते हंसते मौत को गले लगाया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। और तो उनकी शहादत और कुर्बानी की प्रेरणा है कि हमारी जो एकता है वो भारतीय एकता है, कि हम सभी भारतीय हैं। और हमारे जो यानी परम राष्ट्रभक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं परम राष्ट्रभक्त एवं परम विद्वान हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आदि जैसे महापुरुषों के अथक परिश्रम से निर्मित संविधान, भारत का संविधान ने भी उन्हीं अमर शहीदों की भावना को, जज्बे को वो माने आगे बढ़ाते हुए वो संविधान की जो मूल भावना है उसको परिलक्षित किया है, दर्शाया है। और अपने प्रस्तावना के जरिए, प्रस्तावना जो है वो संविधान का सार होता है, मूल होता है। तो वो अपने प्रस्तावना के जरिए, प्रस्तावना की जो पहला वाक्य है वह यहीं से शुरू होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो बस जब हम भारत के लोग हो गए तो फिर हमारा और अस्तित्व समाप्त हो गया। और यही बात हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे समाज को दिया था, दो तरह से बताया था कि हमारा कि हमें एक जाति विहीन समाज की स्थापना करनी है। और दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान है एक मेल्टिंग पॉट है, मेल्टिंग पॉट यानी पिघलाने वाला एक बर्तन है जिसमें आपकी अलग अलग पहचान नहीं होगी कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और यादव हैं और यानी वो क्या और भी जो अनुसूचित जनजाति हैं, सबको पिघला करके ये हमारे भारत का संविधान उसने एक पहचान दी, भारतीय। इसी बात को बाबा साहब ने बराबर वो इंगित किया है, उसी को समझने की जरूरत है। तो हमारी पहचान कि हम भारतीय हैं इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। अब रही बात है कि पहचान होने के बावजूद भी इन विखंडनकारी ताकतों ने ये हमको पढ़ाया है कि नहीं आपकी पहचान भारतीय नहीं है, आप हिंदू हैं और गर्व से कहो हिंदू हैं। ये सरासर भारत के संविधान और बाबा साहब के आदेश और हमारे जो अमर शहीदों की कुर्बानी की सर्वथा ये विरुद्ध है। तो ये 60-70 सालों का जो जीएनपीसी का आसपास का जो शासन रहा है, कभी भी नहीं सिखाया
कि हमारा एकमात्र वजूद है कि हम भारतीय हैं। और फिर जब उनके छोटे मियाँ आए हैं, छोटे भाई, छोटे मियाँ, ये बीजेपी वाले, ये तो और माशाअल्लाह है। ये कह रहे हैं कि भाई जो पंथ विशेष यानी हिंदुत्व की जो पहचान है वही भारतीयता है। तो इन दोनों ने मिल करके जो भारतीयता का जो असली या वास्तविक स्वरूप होना चाहिए, जो उसका नेचर होना चाहिए, जो उसका स्वभाव होना चाहिए, उसको इन दोनों ने बर्बाद किया हुआ है। और इसीलिए हम भारतीय होते हुए भी वो भारतीयता के अनुरूप यानी हम अपना आचरण या व्यवहार नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसी चीज को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय जनता दल ये प्रयास कर रहा है और उसका बीड़ा उठाया हुआ है। और कई ऐसे इसका पूरा प्रयास कि इस देश की जनता को ये बीजेपी वाले इस बात के लिए सेंसिटाइज करते हैं, इस बात के लिए उनको संवेदनशील बनाते हैं कि वो पांथिक मुद्दों पर ही जो है वो संवेदनशील हो। कई उदाहरण है इसके। और ये पांथिक मुद्दों को ही वो राष्ट्र के शब्द को चिपकाते हैं उससे। ये इनका दोष है और बहुत खतरनाक ये आदत है। जैसे कन्हैया कुमार ने जेएनयू के प्रांगण से नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो ये भावना ये सब भरे नहीं कि भाई भारत राष्ट्रीय हमारा मुख्य वजूद है और वही मेरी पहचान है और हमारी पहचान उसी से है कि चूंकि हमारा राष्ट्र भारत है, इसलिए हम भारतीय हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भारत राष्ट्र के प्रति एक तो संवेदनशीलता जो है इसने जेएनपीसी ने 60-70 साल तक जो है नष्ट करके आपको ठाकुर, ब्राह्मण, हिंदू वगैरह बनाया और देशभक्ति की भावना को माने ये जो सिस्टमेटिक ढंग से संस्थागत ढंग से सुनियोजित ढंग से इसने तबाह किया। हमारे आप में यही भावना भरी कि हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, गुजरात गर्वी हैं, एक बिहारी 100 पर भारी, तमाम इस तरह की विघटनकारी बातें हमारे आपके दिमाग में ठूसी हुई हैं और इसके आधार पर तमाम वो तंजीमें बनी हुई हैं। लोगों को आभास नहीं हो रहा है, ये आभास भी नहीं हो रहा है कि ये व्यवहार हमारे देश के लिए और हमारे भारतीय समाज के लिए वो कितना खतरनाक है। नाम लेने के लिए कुछ कृत्रिम रूप से दिखावे के रूप में कभी कभी मंचों से बोल देते हैं, लेकिन पूरा व्यवहार जो है इस भारतीय एकता को तोड़ने के लिए, भारतीय समाज को तोड़ने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए वो चलता रहता है और उसी के आधार पर जो है ये सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना कह लीजिए या सबसे बड़ा दुख की बात। लेकिन भारतीय जनता दल जो है हमारे उन अमर शहीदों की और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निर्मित संविधान के आदेश को ही मुख्य आधार बनाकर उन्हीं को अपनी प्रेरणा शक्ति बना करके पूरे देश के लोगों को 135 या 138 करोड़ लोगों को भारतीयता के आधार पर एक करने निकला है। और खुशी की बात है कि भारतीय जनता दल के सीमित साधनों और विशेष करके यूट्यूब के संदेश के माध्यम से ही लोग इसको समझ रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। तो उसने नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े हो, माने वो कन्हैया कुमार ने जेएनयू के प्रांगण से सरेआम खुलेआम ये नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
यदि भारत के प्रति यदि इन दलों ने यदि संवेदनशीलता जगाई होती, जागरूकता पैदा की होती, तो भारत के खिलाफ कोई भी बोलने वाला उसको हमारे देश के लोग सबसे बड़ा शत्रु मानते और गद्दार मानते। ये भावना का पूरा अभाव। उसके बाद इस देश ने देखा होगा कि वो सबसे घृणित देश का सबसे गद्दार माने जाने के बजाय राजनीतिक ये विघटनकारी और देश के दुश्मन, देश के अभिशाप ये दल जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज का ये राहुल गांधी जो कि सबसे बड़ा गद्दार है इसमें देश का, वो खुलेआम समर्थन में आया। संसद के अंदर भी समर्थन किया और संसद के बाहर भी समर्थन में आया। और वो अकेले समर्थन नहीं आया, ये वाम दल वाले तो हमेशा से गद्दार रहे हैं, इस देश के दुश्मन रहे हैं, घातक दुश्मन। तो उनको देर नहीं लगी। जो कन्हैया कुमार ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये इसने जो खतरनाक नारा लगवाया सरेआम जेएनयू के प्रांगण से, तुरंत ये सीताराम येचुरी और डी राजा इसके समर्थन में आ गए। ये गद्दार केजरीवाल भी इसके समर्थन में आ गया। और बात यहीं तक नहीं, ये बातें कई और मौकों पर बताई गई हैं, लेकिन जब तक इसके प्रति उपयुक्त स्तर की जागरूकता नहीं आएगी, तब तक हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, यह देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, उससे बाहर वो आ नहीं सकता। तो इतना ही नहीं, इसके बाद ये गद्दार कन्हैया कुमार वो जाकर के अखिलेश यादव का पैर छू करके आशीर्वाद दिया। जरूरत इस बात की थी और राष्ट्रभक्ति का ये तकाजा था। अब देखिए, बीजेपी को देख लीजिए और बीजेपी के मोदी जी को देख लीजिए जो हमारे आपके आदरणीय या माननीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इस कन्हैया कुमार को देश का खतरनाक गद्दार नहीं माना। देखिए, यहीं से मोदी जी की गद्दारी जो है वो सामने आ रही है। जिसने नारा लाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। एक तो मैंने देश के प्रति संवेदनशीलता को इसे जेएनपीसी ने सिस्टमेटिक ढंग से, सुनियोजित ढंग से इसको तबाह किया, नष्ट किया है। बीजेपी वाले राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन वो पांथिक जो है संवेदनशीलता, मंदिर के प्रति, वो रामायण और गीता के प्रति संवेदनशील होइए और राष्ट्र का नाटक करिए, दम्भ भरिए, मुखौटा पहनिए, और देश के प्रति जो है वो कोई संवेदनशीलता नहीं है। ये जेएनपीसी के जो छोटे भाई हैं, बड़े मियाँ के छोटे भाई, तो छोटे मियाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तो उनकी ये फितरत है। तो इन सबों ने यानी शब्द चिपका है राष्ट्रवाद का, शब्द चिपका है देशभक्ति का, लेकिन इन्होंने पंथ विशेष के प्रति जो है संवेदनशीलता जगाई। वो यानी उसी आग में घी डालने का, और देश का अपमान हो, देश को विखंडित करने की कोई सरेआम बोलता हो, उसके प्रति यानी कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। तो उसी की प्रामाणिकता में ये हमारे मोदी जी इसको, कन्हैया कुमार को देश का गद्दार नहीं माने, और उनके हाव भाव से, उनके क्रियाकलापों से यह स्पष्ट दिखा कि ये गद्दार कन्हैया कुमार को, या गद्दार कन्हैया कुमार की जो इस तरह की हरकत है, इस तरह की करतूत को
हमारे हमारे देश की जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, सार्वभौमिकता है, उस पर हमला नहीं माना। और देश के ऊपर सार्वभौमिकता पर हमला क्या होता है, ये कभी कभी ये इनका भाव जगता है मोदी जी का, कभी कभी, वो भी अवसर के अनुसार। तो ये अवसरवादी भी बहुत है। पिछले साल जब वो भारत और चीन के बीच में तनातनी जैसी और युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, और हमारे अपनी सेनाओं का हौसला बढ़ाने के लिए जब वो लद्दाख की सीमा पर गए थे, यही मोदी महोदय प्रधानमंत्री की क्षमता में, तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये बोला था कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके अपने देश की संप्रभुता की रक्षा की है। तो इतना तो ज्ञान है उनको कि हमारी जो सेना जो है, जो दुश्मन की सेना को परास्त करती है, उसको वहीं जो निपटाती है, वो ये मानकर करती है कि वो अपने देश की संप्रभुता की रक्षा कर रही है। तो मोदी महोदय जरा जानिए कि ये जो कन्हैया कुमार ने जो खुलेआम सरेआम जो कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मोदी महोदय आप जानिए कि यह भी हमारे देश की सार्वभौमिकता, संप्रभुता पर ही हमला था, लेकिन वो संवेदनशीलता आपने दिखाई नहीं, और इसको आपने अदालत के हवाले कर दिया। जबकि राष्ट्रभक्ति का तकाजा ये कहता है, और वहीं पर आपके स्थान पर कोई भी राष्ट्रभक्त किस्म का प्रधानमंत्री होता, शासक होता, तो तुरंत इस कन्हैया कुमार के गिरोह को, यानी कन्हैया कुमार के साथ जो उमर खालिद था, अनिर्बान भट्टाचार्य था, स्वरा भास्कर थी, इत्यादि थे, इनको सेना के हवाले करता। और यही नहीं, उसके समर्थन में जो भी आता, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो, उसको भी सेना के हवाले करता। वो राहुल गांधी को भी सेना के हवाले करता, वो सीताराम येचुरी को भी सेना के हवाले करता, वो डी राजा को भी सेना के हवाले करता, वो जो अखिलेश यादव जो उसको आशीर्वाद दिए थे उसको भी सेना के हवाले करता, और गद्दार केजरीवाल को भी हवाले करता। तो ये यदि ये वो सेना के हवाले हो गए होते, तो कितना ये जो पाप का जो भार है भारत माता के ऊपर, भारत की धरती से, वो हल्का हो जाता। लेकिन आपकी सरासर यही गद्दारी है। इन देश के गद्दारों को पालना आपको। तो इसके बाद आपने उसको अदालत के हवाले या अदालती प्रक्रिया में उसको उलझा दिया आपने। और वो दिल्ली उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश महोदय, उनकी भावना जरा देखिए, वो उसको जमानत दे रहे हैं एक फिल्मी गाना लिख करके। ये हाल है हमारे देश के जजेस का भी, बौद्धिक वर्ग का भी। तो किस तरह से यानी अपने मुल्क के प्रति यानी संवेदनहीनता का पूरा ये तांडव है, संवेदनहीनता अपने देश के प्रति। तो उन्होंने उसको जमानत दे दी, उस गद्दार कन्हैया कुमार को। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने, और जिन्होंने एक फिल्मी गाना लिख करके उसको जमानत दिया। वो फिल्मी गाना किस फिल्म का था? फिल्म उपकार का, मेरे देश की धरती वाला, मेरे देश की धरती का एक स्टैंजा, एक अंतरा लिख करके उन्होंने इस गद्दार या घोर गद्दार कन्हैया कुमार को जमानत दिया। अब देश के
के देश के खिलाफ गद्दारों की वो जैसे बरसाती मेढक की तरह जो सामने आ गए। वो बात सिर्फ राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा और जो है केजरीवाल और जो है अखिलेश यादव तक ही सीमित नहीं रही। इसके बाद ये कम्युनिस्ट वालों ने, वाम दलों ने उसी गद्दार कन्हैया कुमार को इस देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव, उसमें कंटेस्ट करने के लिए, लड़ने के लिए बिहार से जो है 2019 में चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया। देखिए ये सब कितने खतरनाक किस्म के देश के दुश्मन हैं ये वाम दल वाले। अब देखिए, अब जो है देश के और भी जो गद्दार हैं वो भी सामने आए, वो भी फोरफ्रंट पे आ गए हैं और अपनी असली औकात, असली पहचान सामने आ गए। तो बॉलीवुड से वो गद्दार बॉलीवुड से वो गद्दार जावेद अख्तर और उसकी पत्नी वो गद्दार कहा जाएगा। हालांकि आप लोगों को लगता होगा कि बार बार ये गद्दार का उच्चारण, क्योंकि इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन इनकी करतूत जो गद्दार शब्द का माने इजाद हुआ या उसका बनाया गया और जिस भावना से बनाया गया, अब उससे माने हजारों गुना घटिया किस्म के इनके करतूते हैं, तो वो शब्द भी लगभग वो बौना हो गया है। तो गद्दार जावेद अख्तर की बीवी जो है गद्दार इस देश की शबाना आजमी, इन दोनों जो है वो गद्दार कन्हैया कुमार के संसदीय चुनाव बेगूसराय में उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए सब आए थे, और भी ये सब आए थे। और देश के खिलाफ गद्दारों की गद्दारी जो है यहीं तक रुकी नहीं। इसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया का एंकर किशोर अजवानी इसी गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाए, और उस टॉक शो में हमारे देश के लोग उसके जो है टॉक शो में शामिल हो रहे हैं। उस गद्दार कन्हैया कुमार के प्रवचन या प्रलाप को सुनने के लिए हमारे देश के लोग शामिल हो रहे हैं। अब देखिए देश के गद्दारों की कितनी गिरी हुई, कितनी घटिया किस्म की, कितनी निकृष्ट ये भावना है अब अपने देश के प्रति, वो भी एंकर के रूप में, एक नामी गिरामी टीवी चैनल के एंकर के रूप में कितनी घोर गद्दारी की ये कलुषित भावना है, उसका नमूना जरा देखिए। ये गद्दार एंकर किशोर अजवानी टॉक शो के दौरान ये कहता है कि अरे भाई, यदि किसी ने ये इतना ही कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? टुकड़ा तो हुआ नहीं, तो इसमें इतना नाराज होना और बवाल करने मैंने क्यों किया जाता है, और इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? देखिए, देश के खिलाफ सरेआम बोला जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये गद्दार किशोर अजवानी कहता है कि इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? भारतीय वाम ताकत दल ने इसी यूट्यूब के 20 वीडियो में ये बोला है और समझाया है, और उसको आईना दिखाने के लिए उन शब्दों का, अल्फाजों का हमको यानी बताना पड़ा, मुंह से उच्चारण करना पड़ा। हमारे लिए बहुत दिक्कत हुई, और हमको कहना पड़ा कि वो गद्दार किशोर अजवानी, मान लो कि तुम्हारे सामने कोई सिरफिरा व्यक्ति तुम्हारी माँ बहन की गाली देने लगे,
तो क्या तुमको गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा खून नहीं खोलेगा? जरूर खोलेगा। जबकि वो गाली देने वाला सिर्फ शब्दों से, मुंह से वो बोल रहा है और वैसा कुछ भी नहीं कर रहा है तुम्हारी माँ और बहन के साथ जैसा कि वो बोल रहा है, लेकिन फिर भी तुमको गुस्सा है। बताओ क्यों? तो किशोर आडवाणी जैसे गद्दार हैं इस देश में तमाम हैं, जो कि भारत तेरे टुकड़े होने को इस कुत्सित भावना से उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको उचित ठहराते हैं। जब व्यक्तिगत बात हो तो क्रोध आएगा, वो उसके लिए एक पैमाना। देश की बात है तो कोई बात नहीं है, उसके लिए दूसरा पैमाना। यही चीज देश को उनको समझने की आवश्यकता है। तो मोदी जी ने उस गद्दार कन्हैया कुमार के खिलाफ जो अदालती प्रक्रिया में जिसको कि सेना के हवाले कर देना चाहिए था, यह देशभक्ति का तकाजा था। तो चूंकि ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वोट बटोरते हैं, सत्ता हथियाते हैं, उसका भोग करते हैं, और उनके राष्ट्रवाद की यही असलियत है कि उस राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ ये सरेआम जब नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको उसको सेना के हवाले न करके उसको अदालती प्रक्रिया में इसलिए उलझाते हैं कि ये कन्हैया कुमार बिल्कुल सही सलामत रहे, और उसी को दिखा करके फिर ये वोट लेंगे। तो ये राष्ट्रवाद के नाम पर कितने इस राष्ट्र के, भारत राष्ट्र के कितने बड़े दुश्मन हैं, यह देश को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। तो जो अदालती प्रक्रिया में उलझाए थे उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार और उसके गिरोह के खिलाफ 36 महीने में चार्जशीट तैयार किया, और फिर उस चार्जशीट वाली फाइल को लेकर के ये गद्दार केजरीवाल लेकर उसको 8-9 महीने उस फाइल के ऊपर ही गंडोली मार के बैठ गया, बढ़ा ही नहीं। बार शायद दिल्ली हाईकोर्ट से कई बार टिप्पणी भी आई थी। 8-9 महीने के बाद उस फाइल को छोड़ा, और अब वो कन्हैया कुमार जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो छुट्टा सांड की तरह छाती तान करके पूरे देश में घूम रहा है, और उसको यानी देश के खिलाफ गतिविधियां चलाने के लिए उसको फंड आ रहे हैं, उसको फंड आ रहे हैं, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, और वो कह रहा है कि अब तो मैं बिल्कुल वो हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, और जो पूरे देश में जो है, यानी पूरे देश में देश को तोड़ने के लिए और उसको टुकड़े में करने के लिए जो है वो एक अभियान हम चलाएंगे। और फिर वो कम्युनिस्टों में पड़ा रहा, और फिर घूमते घूमते वो वहीं पहुंच गया जो उसकी जगह थी। वो सरेआम कह ही रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये जेएनपीसी भी वही कर रही है। जेएनपीसी बगैर कहे यह भी इसी की मंशा यह है कि भाई कि इसकी मंशा है कि यानी इस देश के टुकड़े हों और भारत की बर्बादी तक इसकी जो है कोशिश जारी रहेगी इस जेएनपीसी की। तो जो अपने जगह पर ये पहुंच गया ये, लेकिन पूरी स्थिति के लिए इसे घिनौनी देश विरोधी स्थिति के लिए ये सिर्फ जो है ये राष्ट्रवादी मोदी जी ये जिम्मेदार है इसके लिए, और जिन्होंने इस गद्दार कन्हैया कुमार के प्रति जो है वो इतना बड़ा समर्थन जो मिल रहा है, तो इसके लिए सिर्फ मोदी जी की इस देश के खिलाफ ये गद्दारी का
सबसे बड़ा प्रमाण है। 2-3 दिन पहले फिर यही किशोर अजवानी फिर उसी गद्दार कन्हैया कुमार से टाक शो चलवाया। अब बीजेपी वालों की देश के खिलाफ ये देशद्रोह देखिए, गद्दारी देखिए कि वो कन्हैया कुमार के साथ बहस करने के लिए बीजेपी वालों ने अपना नेता भेज दिया, राम कदम करके महाराष्ट्र का, और समित पात्रा। देश को जानना चाहिए कि ये राष्ट्रवाद के नाम पर जो ये देशद्रोही पार्टियां हैं, इनको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम ठीक से इनको पहचाने। बाकी तो जो देश के खिलाफ गद्दारी तो कर ही रहे हैं। कम्युनिस्ट वाले तो बिल्कुल चीन से पैसा लेते हैं और भारत के खिलाफ गद्दारी कर ही रहे हैं। ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाले, राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वो सत्ता हथियाने वाले, सत्ता का भोग करने वाले, ये भी देश के खिलाफ जो है वो कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि उस गद्दार कन्हैया कुमार के साथ जो है उसके टॉक शो में भेज रहे हैं अपने नेताओं को। ये सारी बातें जो है हमारे देश के लोग देखें। राहुल गांधी हमारे देश के सेनाध्यक्ष को अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है। वही राहुल गांधी अपने दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। तो ऐसे राहुल गांधी को ये बीजेपी वाले देश का गद्दार नहीं मानते हैं। यही गद्दारी है बीजेपी वालों की। राहुल गांधी को ये बीजेपी वाले गद्दार नहीं मानते हैं, जो राहुल गांधी अपने सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। ये बीजेपी वाले उस राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानते हैं जो कि दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के अंधेरे में दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है। कब? जिसमें भारत और चीन के बीच में डोकलाम के मुद्दे पर 3 या 4 साल पहले युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी। उस गद्दार राहुल गांधी को बीजेपी वाले, मोदी जी जो है गद्दार नहीं मानते। और इतना ही नहीं, लोग भी इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार न समझें, इसकी साजिश भी कर रहे हैं सब ये बीजेपी वाले तमाम यूट्यूब पर। और किस तरह से जब भी उसकी बात आती है, सुन लीजिए कि तमाम यूट्यूब पर इस तरह का यूट्यूब कर लीजिए या सोशल मीडिया कर लीजिए, उस पर इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार न माना जाए, इसकी बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और वो जो इन सबों की जो प्रयास है और जो इनकी जो कुत्सित मानसिकता है, ये दिखाने की कि ये देश का गद्दार नहीं है, ये नासमझ है, वो अकल का कच्चा है, इमेच्योर माइंड का है, बेशऊर है या पप्पू है। पप्पू इसको समझिए, देश का गद्दार मत मानिए। यही सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी वालों की। और जब भी कोई प्रतिक्रिया होती है तो ये नासमझी हैं, 52 साल के अपरिपक्व बालक हैं, बराबर। देखिए, तो अब देखिए कि ये इस देश का दुश्मन, सबसे बड़ा अभिशाप ये राहुल गांधी को, ये जो है बीजेपी वाले देश का अभिशाप और गद्दार नहीं मानते। और ये तमाम ऐसे मौके देते हैं कि ये देश की सबसे बड़ी अभिशाप और इस देश के खतरनाक दुश्मन जीएनपीसी अपने पापों को धुलती जाए। कल ही मैंने
वो यानी ये एक टीवी पर परिचर्चा को मैं देख रहा था, तो उसका एक प्रवक्ता है आलोक शर्मा, और ये पुतिन आए थे, पुतिन ये वहाँ के रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, उसी के संबंध में बोल रहा है कि चीन जो है वो काफ़ी घिरे हुए है और जो है वो इसमें अरुणाचल प्रदेश में घुस आया है और उसने एक गांव का या कॉलोनी का निर्माण कर लिया है। यह हमने भी बताया है और बीजेपी वाले भी जानते हैं, आलोक शर्मा भी जानता है कि ये जो घटना है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू के ज़माने की है। मोदी जी कम से कम अपने प्रवक्ताओं को कह दीजिए कि जब भी इस तरह का प्रकरण आए तो कम से कम वो जवाब तो दे दें इस गद्दार जेएनपीसी के प्रवक्ताओं को, जो अरुणाचल प्रदेश की घटना की बात करते हैं। वह गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का वो एक नमूना है, और ये बीजेपी वाले इनको नेहरू को भी गद्दार नहीं मानते। यही इनकी सबसे बड़ी गद्दारी है। तो वो जो है जो दिखाते रहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो गांव बना लिया है चीन ने, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, वह 1959 की घटना है, जबकि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुला करके मैंने धोखेबाजी वाला नारा लगवाया भारत में, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और जिसमें ये इस तरह का एक धोखेबाजी वाला माहौल ये बनवा रहा था गद्दार जवाहरलाल नेहरू। उसी समय चीन की सेना हमारे भारतीय क्षेत्र में घुसी, या हमारे भारतीय क्षेत्र में या अरुणाचल प्रदेश, और उसमें तो अरुणाचल प्रदेश था भी नहीं, उसमें नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि बाद में वही जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो नेफा में घुसी थी। तो जब देश को मालूम हुआ तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री था, उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ हमको मालूम है, और हमने इसलिए चीन के लोगों से मैंने कह दिया है, और चीन के लोगों ने ये कहा कि हम कि हमारी सेना पीछे हट जाएगी। लेकिन वो चीन की सेना पीछे हटी नहीं, वो नहीं हटी, और उसी ने इतने सालों के अंदर में वहाँ गांव वगैरह, कॉलोनी वगैरह या और भी उसके संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना दिया है, और उसी को कभी कभी नासा वाले दिखाते रहते हैं, और उसी को जो है ये कहते रहते हैं उल्टे गद्दार जेएनपीसी के प्रवक्ता, और उसी पर बैठे हुए, उसी बगल में बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? कि जेएनपीसी जो है अपनी गद्दारी के पापों को धुलती जाए। तो जेएनपीसी को सारी गद्दारी के पापों, नेहरू के गद्दारी के पापों को, इंदिरा गांधी के गद्दारी के पापों को, राजीव के गद्दारी के पापों को, और जो है ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के गद्दारी के पापों को ये जेएनपीसी के प्रवक्ता जो धुलते जाए, इसका पूरा मौका जो है बीजेपी देती है अपने प्रवक्ताओं के जरिए। ये साजिश है बीजेपी की, यानी ये जेएनपीसी को बचाने वाले हैं, रक्षा करने वाले। आप लोगों ने देखा होगा कि बराबर सावरकर गोडसे कोई सब लाते हैं, और सावरकर की बात ला करके, सावरकर जो कि अपने जीवन काल के 38 साल जेल में काटे हैं, और 20-22 साल तो जो है जो 20-22 साल तो वो कठिन यातनाओं में काटे हैं, और कई उनकी जो वो उपलब्धियां हैं। और सबसे बड़ी है कि 1857 की हमारी जो आज़ादी की क्रांति है, उस पर
पूरा विस्तार से लिखने वाले, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो वीर सावरकर ही थे। सावरकर का नाम इसलिए सब उठाते हैं बीजेपी वाले ताकि इसे जेएनपीसी को मौका मिले कि उन्होंने माफी मांगी और जो है, और सावरकर का हाथ जो है इसमें, वो गांधी को मारने का था। अब ये गांधी खुद ही इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, इसको बीजेपी वाले नहीं कहते। तो बस सारे पापों को मैंने जेएनपीसी को सारे पापों को धुलने का मौका मिल जाता है। बस एक ही तर्क देती है जेएनपीसी के प्रवक्ता, एक ही तर्क देते हैं कि हम तो गांधी की पार्टी के हैं और तुम तो जो है गांधी के हत्यारे की पार्टी की हो। तो गांधी खुद इस देश का बहुत बड़ा गद्दार था। मैंने देश तो बंटवाया ही, और इसके पहले भी तमाम उसके इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी के कई कारनामे हैं उसके। और जहां तक कि उसकी हत्या का सवाल है, ठीक से जांच हो और भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि हालांकि काफी वक्त हो गया, अब जो है वो शायद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले न मिले, लेकिन यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की खोज की जाए तो ये बात बिल्कुल निकल के आएगी कि उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का हाथ अवश्य था। लेकिन भारतीय जनता दल को आशंका है कि मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। न तो वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बेनकाब होने देंगे, न तो वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को बेनकाब होने देंगे, न तो गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बेनकाब होने देंगे। तो इतना ही नहीं, ये अच्छा, और सरदार पटेल को आगे करते हैं, इनको जवाहरलाल नेहरू के सामने सरदार पटेल को ये खड़ा करते हैं बीजेपी वाले, और बीजेपी वाले तो नहीं कर रहे थे, जब से मोदी जी आए थे तब से कर रहे हैं। यह इनकी सबसे खुराफाती देशद्रोह है। इसलिए देशद्रोह है, बिल्कुल देशद्रोह इसलिए कहा जाएगा कि यदि हमारे सुभाष चंद्र बोस को आगे करते तो देश इस बात से परिचित होता कि कितनी बड़ी गद्दारी किया है इस मोहनदास करमचंद गांधी ने, कितनी बड़ी गद्दारी किया है इस जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोनों की बखिया जो है उधर जाती, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे। ये इसी संबंध में किसी ने कहा है कि शायद बीजेपी ने कहा कि एक इसी मोहनदास करमचंद गांधी की बहुत बड़ी प्रतिमा जो है वो वहां लगाएंगे, साबरमती के आश्रम में, यानी सरदार पटेल की जो प्रतिमा है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा। एक देशभक्त ने हमको फोन किया कि ये जो बीजेपी कर रही है सबसे बड़ा देशद्रोह है, वो कभी नहीं कर सकती, जबकि देश को जरूरत है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो है उस ममता बनर्जी की छाती पर पश्चिम बंगाल में लगाते पूरे विश्व में सबसे ऊंचा। तब ये और भारतीय अवाम ताकत दल की इच्छा है कि सबसे ऊंची मूर्ति जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगनी चाहिए, और वो लगाएगा। तो इसमें यदि जो है थोड़ी सी भी देशभक्ति होती है, और बहुत नाम भुनाते हैं ये बीजेपी वाले और ये मोदी जी जो है
हमारे 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 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम बहुत सुनाते हैं, तो थोड़ी सी भी देशभक्ति होती है तो उसे ममता बनर्जी की छाती पर ही जो है वो सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी वो प्रतिभा वो लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ नाम बुनाएंगे। इस जेएनपीसी वालों का पग पर इस देश के खिलाफ गद्दारी है और गद्दारी का पूरा इनका करतूत का पूरा माने पुतिल्ला है। लेकिन ये बीजेपी वाले उसकी हर गद्दारी को ये छुपा रहे हैं। भारत विभाजन की बात जब से ये भारतीय जनता दल ने मैंने गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों को बताना शुरू किया है, लोग कुछ जागरूक हो गए हैं। तब से जो है ये जेएनपीसी के जो जितने भी ये चाटुकार बौद्धिक वर्ग है, चाटुकार इतिहासकार हैं, चाटुकार जो है मीडिया वर्ग है, चाटुकार पत्रकार और लुटियन और खान मार्केट गिरोह है जो लगा हुआ है, वो फिर से वो ढकने के लिए और यही मंडली, यही जो जेएनपीसी का जो गिरोह है, फिर से मैं बोल देता हूं कि चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, और उसमें मैंने पिछले कुछ एपिसोडों में या यूट्यूब में बताया गया था कि चाटुकार इतिहासकार के कुछ नाम भी हैं, बिपिन चंद्रा, रोमिला थापर, मृदुला मुखर्जी, इरफान हबीब, और कोई इस्लाम करके है, पहले इसमें यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था वो, कोई इस्लाम करके है, इश्तियाक अहमद और राम पुनियानी और आरसी दत्ता, रामशरण शर्मा, रामचंद्र गुहा, ये सब के सब है। तो ये चाटुकार इतिहासकारों का एक गिरोह है। और इसी प्रकार चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह है, और इसी प्रकार जो है चाटुकार मीडिया का भी गिरोह है, और चाटुकार पत्रकारों का भी एक गिरोह है। बड़े खतरनाक गिरोह हैं। और और जो है लुटियन या खान मार्केट गिरोह, ये सब के सब इसी यानी मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू और वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और राहुल गांधी इत्यादि के देश के खिलाफ खतरनाक जो है वो गद्दारी के पापों को छिपाना और एक झूठी महिमा मंडन का एक औरा एक वातावरण जो है खड़ा करना, ये काम इनका है। और उसी में ये भी शामिल हो गए हैं बीजेपी वाले भी। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे उन अमर शहीदों को ये सब इतिहास में लिखवाते हैं क्रांतिकारी आतंकवादी। मैंने बताया था ना एक बार कि संघ लोक सेवा आयोग की जो मेंस की जो परीक्षा होती है, उसका जो सिविल सर्विसेज का, तो उसमें एक निबंध लिखने को आता है। किसी साल इस पर निबंध लिखने को आया था कि आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखो। अरे ये सब सुन करके दिमाग जो है वो खौल जाता है। और ये बातें जब रेज हुई, काफी जो है वो काफी रोष हुआ, तो पत्रकार अपना कंधा साफ करने के लिए कि भाई ये कंधा कि कभी आपने पूछा नहीं। तो उस समय सोनिया मनमोहन की सरकार थी, वो यूपीए वाले, और मनमोहन महोदय जो है वो मनमोहन महोदय प्रधानमंत्री थे। तो किसी पत्रकार ने इनसे पूछा इस मनमोहन से कि सर बताइए क्या ये बात सही है कि सरकारी अभिलेख में भगत सिंह को जो है वो आतंकवादी के रूप में ये दर्ज हैं। वो मनमोहन प्रधानमंत्री के रूप में इस बात को कबूला
लेकिन घुमा करके मुलम्मेदार अल्फाजों के द्वारा कहा कि अरे भाई ये लोग तो इतने महान हैं, इतने महान हैं, इतने महान हैं कि ये सरकारी अभिलेख के मोहताज नहीं है। देखिए, तो हमारे अमर शहीदों को पृष्ठभूमि में रखवाना, उनको बदनाम करना और ये देश के गद्दार जो इन्हीं गिरोह के द्वारा अपने 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 पापों को ढकवाना और एक झूठी महिमा मंडन और इनके जो मतलब कि देश बंटवाए, भारत का विभाजन में जो 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई और 3 करोड़ से ऊपर अपने भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े, इसी बर्बादी पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपने सत्ता हथियाने की हवस को पूरा किया इसने। तो ये अच्छा, और इतना ही नहीं, ये इस जेएनपीसी के शासनकाल में 700 से लेकर 800 सांप्रदायिक दंगे हुए, लाखों लोग मरे और हर दंगे में इसका हाथ रहा है और किसी भी दंगे की इन समूहों ने जांच होने नहीं दिया। 84 में हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को सरेआम कत्ल किया गया और आपको मैंने सुनकर के कितना दुख होगा कि किसी जेएनपीसी का हुआ ये सलमान खुर्शीद उसने जो एक किताब लिखी सन 1986 में, वो कह रहा है कि ये जो हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन की जो हत्या हुई या जो उनका कत्लेआम हुआ, वह 1947 में किए गए पापों की सजा है। तो इस तरह से हैं, लेकिन आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इतना होने के बाद भी इनको वोट मिल रहा है। यही सबसे बड़ा जो है वो कष्ट है इस देश को, जिसको इस देश से बाहर लात मार करके भगा देना चाहिए। जागरूकता यानी इस कदर होनी चाहिए और उसको समर्थन मिल रहा है। कोई कह रहा था कि भारत ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं अब तक इतिहास में है, तो उसको दिखाया गया कि भारत हार गया, भारत वो जो आक्रामक थे विदेशी और वो सिकंदर इत्यादि की बात करता है। तो किसी ने कहा कि भारत ने कोई भी युद्ध यानी भारत से कोई भी युद्ध जो है जीत नहीं पाया है, हम अपनों से हारे हैं। ये अपनों को हराने वाली जो ताकतें हैं, भारत के खिलाफ ताकतें हैं, वो मौजूद हैं विभिन्न रूपों में, और उसमें सबसे खतरनाक जो ताकत है जेएनपीसी है। और हमारे देशभक्तों ने इनकी पहचान की है, हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह ने वो बताया हुआ है कि ये काले अंग्रेज हैं। उन सफेद अंग्रेजों के चेले तो हैं, लेकिन उनसे भारत के लिए उनसे भी अधिक ये खतरनाक है। और उससे भी दुखड़ा यह है ना कि जितनी हिंसकों की देश विरोधी हरकत है, देखिए भारतीय जनता दल सिर्फ देश की एकता, अखंडता और उसकी प्रतिष्ठा, उसकी मजबूती के लिए वो चिंतित है, और अपने भारतीय भाई बहनों में जो ये सब बिखराव पैदा किए हुए हैं, उसके प्रति जो है वो चिंतित है। तो भारतीय जनता दल को इस बात की चिंता है कि भाई जो ये बिखराव को समाप्त करके एकता लानी है। और ये क्या करते हैं कि उसी बिखराव के आधार पर या उसी बिखराव को और चौड़ा करके और खराब करके अपने वोट सत्ता हथियाने की साजिश करते हैं ये ताकतें।
राजनीतिक दलों के विषय में। तो चाहे उसको वो चाहे उसको शहीद आजम भगत सिंह की समझ के अनुसार और उनके निर्देश के अनुसार कि ये काले अंग्रेज हैं, तो ये देश के लिए बहुत वो खतरनाक है सर। ये जो बीजेपी है, ये इनको जो देश का गद्दार नहीं मानती है, देश के लिए खतरनाक नहीं मानती है। ये इसकी अप्रोच जो है बहुत वो ये इसकी अप्रोच और ये सोचना, इसकी मानसिकता देश के लिए जो है बहुत ही यानी घातक है, खतरनाक है कि देश की खतरनाक ताकतों को खतरनाक न मानना और जनता के द्वारा भी कि उनको खतरनाक ताकत, देश के खिलाफ खतरनाक ताकत के रूप में समझा जाए, इसकी भी साजिश करना। ये कृषि कानूनों को वापस लेकर के और माफी मांग करके बताइए, ये देश के दुश्मन भी हैं और हर तरह से अभिशाप भी हैं, ये लूटने वाले भी हैं, देश को बांटने वाले भी हैं और हैंकड़ी ऊपर से। यह देश को बर्दाश्त नहीं होता है कि ये देश, ये जेएनपीसी वाले जो देश को बांटने वाले भी हैं, जो है विभाजन करने वाले भी हैं, 25 से 30 लाख लोगों को मारने वाले भी हैं, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को माने 6000 उनको मारने वाले भी हैं और हैंकड़ीबाज भी हैं। और उनकी सारी करतूत जो है सीए पर जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को भड़काया, हिंसा जो करवाई और कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन, किसान आंदोलन जो था, वो किसान आंदोलन महज वो मुखौटा भर था वो, और उसमें सारी देश विरोधी ताकतें, चाहे वो देश के अंदर हो, वामदल हो, चाहे एनपीसी हो, और देश के बाहर खालिस्तानी और देश विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के जो इंस्टीट्यूशंस है, जो उनकी संस्थाएं हैं, वो ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा और कोई और भी थी, तो ये सब जो है वो कोई पन्नू है इसका खालिस्तान का, एसएफजे, सिख फॉर जस्टिस, सभी लोग देश विरोधी। तो उसके प्रति जो है कार्रवाई न करके और इस मोदी जी ने राष्ट्रीय दिवस के दिन जो है वो शर्मसार किया इस देश को। उस पर मोदी जी जरा भी उनके शर्म नहीं आई और इन्होंने लोकसभा में ये कहा कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। अब उसकी हद और पार हो गई। अब जो है ये जो घुटने भी टेक रहे हैं और जो कृषि कानून वापस भी कर रहे हैं, और जो है इन देश विरोधी, देश के दुश्मन ताकतों के आगे यानी घुटने टेकना, और माने देश के दुश्मन भी हैं और ये हैंकड़ीबाज भी हैं। मोदी जी, देश आपको भूलेगा नहीं। आप अब जो यानी देश के खतरनाक दुश्मनों के आगे जो है, जो इस तरह से जो घुटने जो टेक रहे हैं और देश को शर्मसार कर रहे हैं, यह देश आपको भूलेगा नहीं। भारतीय जनता के दल यही वो जगह रहा है। तो और खास करके जब ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता दल इसमें भी शरीक हो रहा है। यदि इसको मौका मिलेगा तो पंजाब, हिमाचल और जो है गोवा में भी अपना वो करेगा। नहीं, पंजाब और उत्तराखंड, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में भी जो है वो शिरकत कर सकता है। तो इन विधानसभा के चुनाव में, इन विधानसभा के चुनाव में भी जो कि ये शिरकत करने की कोशिश कर रहा है भारतीय आवाम ताकत दल,
अब ये संसाधन पर भी कुछ वो निर्भर करता है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में तो खैर मन आ ही रहा है। तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है और कि आप लोग जागरूक होइए। भारतीय जनता दल आपको ताकतवर वो बनाना चाहता है। ये जो शक्तियां हैं राजनीतिक दलों के वेश में, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएनपीसी हो या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये आपको बांट करके कमजोर करना चाहती हैं। तो इसका नाम ही है इसका नाम ही है भारतीय अवाम ताकत दल। भारत के अवाम की ताकत, भारत के अवाम की ताकत तभी आएगी जब सभी भारत के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन सारी दीवारों को तोड़ करके एक साथ आएंगे भारतीयता के आधार पर और इनको नष्ट में नाबूद करेंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।